तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आ गया हूँ आज अपने चौथे क्लास पे, जो हम मैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के चैप्टर 2 लक्ष्मीकांत के पढ़ाई की अपना जो क्लास था वो जारी कर रहे थे, और जिसमें आज हम चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या चेंजेस हुआ था इंडिपेंडेंस एक्ट के कारण, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करके अपना इस जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को शुरुआत में इसमें लिखा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड इट ऑन अप्रैल 2028. April 28, 1947, representative of six states were the part of assembly, and after the acceptance of the Mountbatten Plan, June 3, 1947, for the partition of the country, the representative of the most of the other princely states took their seats in the assembly, and the member of the Muslim League from the Dominion also entered in the assembly. इसमें ये लिखा है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो उस समय जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जितने प्रिंसली स्टेट थे ना, जिसमें राजा महाराजा लोग थे, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जब हम लोग पहला बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उसमें टोटल 6 खाली नंबर थे, 6 स्टेट्स बस थे। लेकिन जैसे माउंट बेटन का जो प्लान हुआ, माउंट बेटन ने जो अपना प्लान बताया 3 जून 1947 में, और अभी एक कन्फ्यूजन हो गया कि माउंट बेटन का प्लान कौन सा है। माउंट बेटन का प्लान वही है जो माउंट बेटन ने क्या कहा जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना कि हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हम ज्वाइनिंग करेंगे, तो माउंट बेटन ने एक प्लान निकाला, और उसी प्लान में क्या हुआ, हमारे देश का बंटवारा का। उसमें बोल दिया कि ठीक है, एक दो देश होगा, जिसका मर्जी करेगा वही ज्वाइनिंग करेगा, किसी को भी फोर्सफुली ज्वाइनिंग नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसमें क्या होगा कि 2 पार्ट डायरेक्टली हम लोग का देश हो जाएगा, तत्काल आप लोग ज्वाइनिंग करिए, और ये 2 देश जो हम लोग का होगा वो सारा हो जाएगा। और यही जब बात सुने वो लोग ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, जो दो माने हिंदू जो अलग होंगे, मुस्लिम का देश अलग होगा, तो उसी सुन के लोग सोचे कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अब तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, तो उसमें जितने अलग लोग हो वो सारे अलग हो जाएंगे बनने के बाद। आखिर अलग तो होना ही है, मतलब एक हिसाब से उनका डिमांड जो है वो फुलफिल हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। आखिरकार बाद में जो हमारा जब देश पूरा फुल्ली उसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमारा फ्रीडम इंडिपेंडेंस का, उस समय हमारा एक अलग देश मिल जाएगा। तो वही प्लान माउंट बेटन का प्लान जब उसने बताया, तो जितने प्रिंसली स्टेट थे उसमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिए, और मुस्लिम लीग के भी बहुत से ऐसे मेंबर थे जो आके इसमें ज्वाइनिंग कर लिए। उसके बाद क्या लिखा है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड 3 चेंजेस फॉर द असेंबली। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट है, इस पे 3 चेंजेस आया। मेड फॉलोइंग 3 चेंजेस फॉर द पोजीशन ऑफ असेंबली। जो असेंबली बनने के लिए, जब असेंबली बना तो इसमें 3 चेंजेस लाया गया। क्या क्या हुआ कि द असेंबली वाज मेड ऑफ फुल्ली सोवरेन बॉडी विच कुड बी फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन स्प्लिट्स द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेटेड और अल्टरनेट एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द रिलेशंस। इसमें पहला सबसे ये पहले बताया गया कि जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ये बना है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारा ये बनेगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएंगे एकदम सॉवरेन बनाएंगे, यानी कि हमारा इसमें किसी बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसमें जो टोटल जो इंटरफेरेंस होगा हमारे खुद का देश का होगा, और साथ ही साथ कोई भी डिसीजन लेना होगा हम अपने देश का खुद डिसीजन लेंगे। हमारे डिसीजंस में कोई भी बाहरी देश इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने इस काबिल हैं कि हम अपने डिसीजन बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जितने ब्रिटिश का जितने नियम थे, जो कानून थे, उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पहला चेंजेस ये किया गया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। इन द अदर वर्ड, 2 separate functions were assigned to the assembly, that is making of the constitution for the free India and enacting the ordinary law for the country. These 2 tasks were to be performed on the separate days. Thus the assembly became the first parliament of the free India, Parliament of Free India Dominion Legislature. Whenever the assembly met the constitution body, it was chaired by the Dr. Rajendra Prasad, and when it met the legislative body, it was chaired by the G.V. Malankar. And these 2 functions continued till the 26th November 1949, when the task of the making constitution was over. अब इसमें ये बताया गया है कि हमारा असेंबली जब
हमारा असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था ना उसको दो भाग में हमारा डिवाइड हो गया। दो भाग में क्या हुआ कि एक तो जो हमारे देश का जो कानून होगा उसको बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया, ठीक है, और एक जो हो गए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दे दिया कि आप लोग हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, संविधान बनाइए, नियम कानून बनाइए, रूल्स बनाइए, नियम कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाइए। और एक जगह बता दिया कि जितने हमारे देश का कानून है कानून का आप लोग अलग बनाइए। यहाँ पे दो बॉडी हो गया, एक हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी और एक हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला जाए। जहाँ एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ बनाया जा रहा था उसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और जहाँ ये बनाया जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी था और लेजिस्लेटिव बॉडी उसके जो पहले चेयरपर्सन थे वो जीवी मलवनकर साहब थे। और ये जो लेजिस्लेटिव जो बना था ना वही हमारा पार्लियामेंट हुआ। और इसीलिए बोला जाता है हमारे देश के पार्लियामेंट का सबसे पहला अगर कोई स्पीकर है जो चेयरमैन है वो है हमारे जीवी मलवनकर साहब। और ये जो बंटवारा था तब तक चला, तब तक ये लोग काम किए जब तक 26 जनवरी 1949 ना हुआ, जब तक हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा काम कंप्लीट ना हो तब तक मतलब दोनों अलग अलग अपना काम किया। और फाइनली सारा पूरा 26 नवंबर 1949 को पूरा काम कंप्लीट हो गया था हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का और कानून का, लेजिस्लेटिव का। ये दो चीज हुआ। क्या क्या हुआ? पहला हुआ कि हमारे देश का एक सॉवरेन हम लोग बनाएंगे। इसमें ये बताया गया कि जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जितना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एक हमारा सॉवरेन होगा। और दूसरा में दो चीज़ यहाँ पे बनाया गया, एक लेजिस्लेटिव बनाया गया और एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला बनाया गया जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। और तीसरा में लिखा गया द मुस्लिम लीग मेंबर्स विड्रो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, विड्रो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो अपना क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाद में बाहर हो गए। कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वाज ड्रॉन to 229 as against the 389 originally fixed in the 1946 under the cabinet mission plan। और फाइनली हुआ क्या कि जो हमारा देश में जो 389 जो मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन में बताया गया था वो 299 हो गए लोग। और द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस वाज रिड्यूस्ड टू 296 to 229, those of the princely states of from 93 to 70। और जो हमारे 296 जो मेंबर थे वो 296 from 296 to 299 and those of the princely states were from 93 to 70। 296 से 229 हो गए, जैसे कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी मान लीजिए बाद में अलग हो गए। तो एंड द स्टेट वाइज मेंबर ऑफ दिस असेंबली ऑन द December 31, 1947 इज सोन। और ये जितना है इसके बारे में जो कौन सा स्टेट किस में था, जो जितना इसका टोटल डिटेल है ना ये सब प्रोविंस का कौन सा कब आया कब गया, उस हिसाब से मतलब हमारे एक टेबल है आगे 2.4 में, उसमें ये सारा कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि अदर फंक्शन परफॉर्म और क्या किया गया। ये जो हम इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया है, इंडिपेंडेंस एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक इंडिपेंडेंस एक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि ऐसा एक्ट जो हमारे इंडिपेंडेंस, हमारे आज़ादी के लिए किया जा रहा है। यानी कि इसमें जो भी काम किया जाएगा हमारे आज़ादी के बाद क्या हम लोग करेंगे और क्या हमारे उस आज़ादी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे लाया जा रहा है। जैसे कि सबसे मेन हमारा आज़ादी के बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो है हमारा संविधान, वो है हमारा अधिकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा फंक्शन इसमें और क्या फंक्शन किया गया था। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे कि हमारा जो सब काम हम लोग क्या कर रहे थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे थे और दूसरा ऑर्डिनरी लॉ भी बनाया जा रहा था। लेकिन इन दोनों को छोड़ के एक और काम हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रहा था। क्या कर रहा था? इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949। और ऑफिशियली मतलब अनाउंस कर दिया, एग्रीमेंट अपना इंडिया किसके साथ कर लिया? 1949 में, मई के महीना में 1949 में ऑफिशियली एज ए मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ होता है कि जहां बहुत सारे देश मिलकर अपने किस तरह हम लोग डेवलपमेंट करें, किस तरह हम लोग शांति बनाए रखें, किस तरह किसी एक सॉवरेन देश रखें, यानी कि किसी को कोई भी दखलंदाजी कोई देश नहीं करेगा उसके डेवलपमेंट में या फिर कोई भी चीज़ में, शांति से डेवलपमेंट होने देगा, यही कॉमनवेल्थ है। और ये जो कॉमनवेल्थ प्रोग्राम हुआ था ना वो 1949 में ये लंदन में
हुआ था, लंदन डिक्लेरेशन के अंदर किया गया था, ठीक है ना। और दूसरा में क्या लिखा गया, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ जुलाई टू 22 1947, और इसी में 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का नेशनल फ्लैग को हम लोग अडॉप्ट किए, और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को लिया गया। एंड इट्स इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन जनवरी 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी को ही 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति को भी चुना गया। एंड इन all the constitutional assembly had 11 sessions over the 2 years and 11 month and 18 days, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो लगभग 11 सेशंस मीटिंग हुआ था, हर चीज मिला, क्या बनाए क्या नहीं, ऐसे जो सेशंस होता है ना 11 सेशन हुआ था, जो टोटल पूरा 2 साल 11 महीना 18 दिन में करके हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना गया था वो उसमें से जितने जो हम लोग लिखावट किए थे, जो नियम न कानून लिखे थे, और जितने उसके में से जो हर चीज जो लिखा गया था ना, वो अपने देश का तो खुद से भी लिखे थे, साथ ही साथ बहुत से देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई करके, जैसे कि लगभग 60 देशों का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ाई किए, और उस सबका देश के देख के मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा गया। जो इसमें जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने में, लिखावट में किस तरह उसको मतलब लिखा गया, कौन से भाषा में लिखा गया, उसका किस तरह डिजाइन किया गया, ये जितने डिजाइन जो हुआ था ना, उतने करने में ही लगभग 114 दिन लग गया था। जो हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उसमें जानते हैं खर्चा कितना हुआ था? 64 लाख। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था उस समय। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है खाली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब क्या हुआ, ऑन जनवरी 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन, और 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था। इससे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये फाइनल सेशन था, क्योंकि इसी दिन देखिए आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 24 जनवरी को ही नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी को नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया, और 24 जनवरी को ही प्रेसिडेंट भी बनाए गए। इससे मतलब हम लोग ये डायरेक्ट पता चलता है कि इसके बाद कोई सेशन अब नहीं करना था, इसीलिए लास्ट सेशन में सारा कुछ इसमें कर दिया गया। इट्स हाउएवर डिड not end and the provisional parliament from the 26 January 1950 for the till the formations of new parliament after the first general elections 1951। लेकिन यहाँ पूरा भी खत्म नहीं हुआ था, क्या हुआ उसके बाद से, however not in the continued as a provisional parliament from 1950, एक हमारा पार्लियामेंट भी बनाया गया, नया पार्लियामेंट बना, जो टोटल इलेक्शंस कब हुआ, जो जनरल इलेक्शंस के 1951 के 1952 तक बनाया गया। ठीक है। अब अगले में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हमारा लिखा है कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इसमें कमेटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारा कमेटी लगा था, खासकर इसमें 3 कमेटियों का यूज डायरेक्टली अगर ब्रॉड सेंस में बोला जाए। एक जो बहुत सारे कमेटी थे जो उनको हम लोग मेजर कमेटी के अंदर रखते हैं, और बहुत से कमेटी को हम लोग माइनर कमेटी में रखते हैं। जो बड़े बड़े मेन कमेटी थे जिसके मेन लीडर संभाल के रखते थे वो हमारे मेजर कमेटी में आता है। जो थोड़ा छोटे थे उतना कोई खास बड़ा काम नहीं था उनका, लेकिन उसको हम लोग माइनर के अंदर रखते हैं। और एक हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था। ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा था, सजा रहा था, लिखावट की जा रही थी, आखिर कौन से भाषा में हम लोग लिखें, किस तरह लिखें, क्या उसका स्लैब क्या होना चाहिए, किस तरह उसका मतलब टोटल जो स्ट्रक्चर उसका होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कशन चल रही थी, सारा कुछ जो किया जा रहा था वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में किया जा रहा था। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। इसी कारण बोला जाता है कि हमारा जो संविधान का कौन लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि भीमराव अंबेडकर ही उस हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि वही लिखे थे। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह अगर बोला जाए कि सिर्फ वही नियम कानून लिखे हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो हमारे संविधान का बनाने में बहुत सारे लोगों का मदद हुआ था, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, JB कृपलानी जी थे, SC मुखर्जी जी थे, बहुत सारे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, अलादी अय्यर जी, KM मुंशी जी, साथ ही साथ हमारे
सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी, अलादी कृष्णम अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, माधव राव जी, कृष्णा चंद्रन जी, बहुत लोग थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में मदद किए थे। ठीक है, तब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी है टेकिंग टू कंसिडरेशन प्रपोजल ऑफ द वेरियस प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशंस एंड विच पब्लिश्ड इन 1948 एंड द पीपल ऑफ द इंडिया were given 8 months to discuss the draft and proposal amendment। क्या हुआ कि पहला इसमें दो काम किया गया। एक तो मान लीजिए हमारा पहला, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया और जिसको हम लोग को 19 फरवरी में 1948 में इसको पब्लिश कर दिया गया। पब्लिश मतलब विच वॉज पब्लिश्ड इन 1948 में पब्लिश कर दिया गया। एंड द पीपल ऑफ इंडिया वेर गिवेन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। बट लोग जो हमारे देश थे, लोग देश के लोग थे, उनको दिया गया, बोला गया कि आप लोग इसको 8 महीना पढ़िए। ठीक है, 8 महीना पढ़ने के बाद इसमें से कोई क्या चेंजेस करना है कुछ बताइए आप लोग कि क्या कुछ दिक्कत है क्या है, तो उसको चेंजेस हम लोग करेंगे। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, criticism and suggestions, the drafting committee prepared a second draft which was published in October 1948। और लोगों के कहने के मुताबिक उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, उसमें किया गया कि नहीं ये गलत है सही है, उस टाइप के कहने मतलब करने के कारण दोबारा उसको ड्राफ्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी किया, दोबारा उसको बनाया, उसका स्ट्रक्चर दिया, जो अक्टूबर 1948 में किया गया। ठीक है, 1948 में। उसके बाद क्या हुआ, द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट एंड इट्स ऑल सेट इन 141 डेज। और उसके बाद दोबारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी 6 महीना से भी कम लिया बनाने में और बना दिया। अक्टूबर से दोबारा पब्लिश करना था तो दोबारा उसको जो बनाना था दोबारा ड्राफ्टिंग कमेटी करके उसको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, अब हमारा है कि इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का लागू होना, किस तरह इनैक्टमेंट हुआ, क्या चीज़ हुआ, चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली 4 नवंबर 1948। दिट इज़ फर्स्ट रीडिंग। जब सबसे पहला रीडिंग, इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कैसे में आएगा, क्या होगा कि देखिए सबसे पहला रीडिंग में क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जी इसमें फाइनल पूरा ड्राफ्ट बना के असेंबली को 4 नवंबर 1948 को दे दिए कि देखिए भाई ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पूरा ड्राफ्ट करके उन्होंने दे दिया। द असेंबली हैड जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज। अब 5 दिन पूरा इसमें डिस्कशन किया गया। 4 नवंबर को उन्होंने दिया और 9 नवंबर तक इस पर डिस्कशन हुआ। सेकंड में क्या हुआ कि क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 15 नवंबर एंड इन अब लाइन बाय लाइन यानी क्लोज बाय क्लोज कॉन्सिडरेशंस, अब लाइन बाय लाइन उसको पढ़ा जा रहा था। हर चीज़ उसमें पढ़ाई किया गया, किस क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब सही है कि नहीं। पूरा लगभग मान लीजिए 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर तक पढ़ाई किया गया उसके बारे में। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज मैनी ऑफ द 765 अमेंडमेंट वर प्रपोज्ड एंड 273 एक्चुअली डिस्कस इन द असेंबली। और लगभग 7653 अमेंडमेंट किए गए, यानी कि बहुत सा मतलब इसमें कोई मिस्टेक हुआ था, बहुत सा कुछ दिक्कत था जो सब कोई सेटिस्फाई नहीं थे, जिसके कारण से बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और 247 वेर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली और 2473 एक्चुअली डिस्कस हुआ था, लेकिन जो अमेंडमेंट था वो 7600 हो गया। और थर्ड रीडिंग में क्या किया गया, and the third reading of the drafted started on 14th November 1949. Dr. Bhimrao Ambedkar moved a motions that the constitutions as settled by the assembly be passed, and the motion of the draft constitutions was declared as passed on November 26, 1949 and received the signature of the member of the president. Out of the 299 member of the assembly, only 284 were actually present on that day and the sign in the constitution. This is also the date mentioned in the preamble as the date of which the people of India in the Constituent Assembly adopted and enacted and gave themselves these constitutions. The constitution adopted on November 20 contained a preamble 395 and 8th schedule. The preamble was enacted आफ्टर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। इसमें ये बताया गया है कि लास्ट जो थर्ड रीडिंग था फाइनली डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस को मतलब लिख के दे दिया और फाइनली बोल दिया कि अब पास हमारा हो गया। 26 जनवरी डायरेक्टली उसको पास कर दिया गया और सब मेंबर का सिग्नेचर दे दिया गया, जिसमें 299 मेंबर थे, लेकिन 299 में से 284 लोग ही उस दिन प्रेजेंट थे, जिन्होंने सबको ये अपना साइन किया। और उसी डेट को हमारे संविधान में भी लिखा गया था जिस दिन हमारा
संविधान अडॉप्ट किया गया था, लेकिन मेन जो इनेक्टेड किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। जब हमारा देश उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल था। एक बात बताएं, जो आप लोग ये हम लोग लिखे हैं ना जिसमें तो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो बना था, आखिर 26 जनवरी को इसको क्यों चूज किया गया पता है? 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया, इसके बारे में भी आगे हम लोग को पढ़ने में मिलेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता देता हूँ कि इसको आपके कन्फ्यूजन एक रहेगा कि आखिर एक बात बताए, हम लोग का 1949 जब 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बन के तैयार हो गई थी, आखिर 2 महीना 3 महीना रुके क्यों, 26 जनवरी को ही क्यों किए? इसीलिए किए क्योंकि हमारा देश का जो सबसे पहला आज़ादी था वो 26 जनवरी 1930 में ही जब पूर्ण स्वराज हुआ था उसी समय हो गया था। इसी कारण 2 महीना रुक के किया गया। ठीक है, अब इसमें लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देन द लॉ मिनिस्टर पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। जो उस समय के कानून मंत्रालय में डॉक्टर अंबेडकर साहब जी थे, कानून मंत्री थे उस समय हमारे देश के। ही टुक ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली। बहुत मतलब खास आदमी थे। ही वॉज नोन एज अ लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल थे, मतलब हर टॉपिक पे उनका बात होता था और हर बात का उनका वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि उनका लॉजिक जो था ना बहुत ही अलग था। उनका जो सोच था, उनका हर बोलने का तरीका था। ही इज कॉन्सिडर्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय उनका बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि वो हर बात को एकदम सही लॉजिकली पकड़ रहे थे और साथ ही साथ एक ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ऑल्सो नॉन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक हम लोग का एक जानने को मिल गया कि चीफ आर्किटेक्ट और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली एनफोर्समेंट हो गया। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस some provisions of the constitutions patent in the citizenship, elections, provisional parliament, temporary transitional provisions and short title contain article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 336, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 390 came into force on November 26 January 19 itself। 1949 में ये जितने आर्टिकल्स अभी हम पढ़े हैं ये सारा 1949 में ही लागू हो गया था, बहुत सारा चीज। लेकिन द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। यानी कि जब हमारा 26 नवंबर को जो हमारा संविधान का एडॉप्शन किया गया था उस समय बहुत सारा नियम कानून लागू हो गया था, लेकिन कुछ से ऐसे थे जो बचे थे सारे जो बचे थे वो बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। एंड द डे रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे। और उसी डे को डे ऑफ द कमेंसमेंट और रिपब्लिक डे के नाम से आज हम लोग हमारी पूरी देश उस रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को मनाती है। द 26 जनवरी वाज स्पेशली चूजन एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इट वाज ऑन दिस डे द 1930 पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रिजोल्यूशंस ऑफ द लाहौर सेशंस इन 1929 ऑन द INC ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो हुआ था पूर्ण स्वराज 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया था। इसी कारण उसी दिन को है, क्योंकि उस दिन भी 26 जनवरी को ही मनाया गया था, इसी कारण हमारे देश का कहा गया था कि हम लोग का देश 26 जनवरी को ही आज़ाद हो गया था, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को चूज किया गया। ठीक है, विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 with all the enactment of the amendment supplementing the act were repealed and the evolutions of the privacy council jurisdictions was however continued। ठीक है, अब हमारा एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। हमारे कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रोल था हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में, देश की आज़ादी में, और बहुत सेक्टर में थे जो ब्रिटिश का समय चल रहा था। अब एक्सपर्ट जो थे कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस के जो एक्सपर्ट कमेटी थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। वाइल द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वेर स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन July 8 1946 the Congress party appointed as an expert committee for the purpose of preparing a material for the Constituent Assembly, and the committee is seated in the following members।
उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो उस समय कांग्रेस पार्टी को मेन एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया, जिसमें कुछ मेंबर को मेन मेंबर को रखा गया, जिसके चेयरमैन जो हमारे थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो मोहम्मद असाफ अली थे, के एम मुंशी जी थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, के टी शाह थे, डी आर गगिल थे, हुमायूं कबीर थे और के सनाथम थे. Later, the chairman of the proposal, it was resolved that the Krishna Kripalani be co-opted as a member and converted the convener of the committee. और बाद में चेयरमैन जो चेयरमैन के प्रपोजल से इट वाज रिजॉल्व दैट द कृष्ण कृपालनी बी को-ऑप्टेड एज ए मेंबर. को-ऑप्टेड बाद में मेंबर एज ए उनको भी बना लिया गया. द कमेटी हैड 2 सिटिंग्स. द फर्स्ट एट न्यू दिल्ली एंड 20 जुलाई 20 जुलाई टू 22 जुलाई and 1946, and the second in Bombay in 15 अगस्त टू 17 अगस्त 1946. 2 मीटिंग किया गया इसमें, एक जो 20 जुलाई से 22 जुलाई तक और एक 15 अगस्त से 17 अगस्त तक. ठीक है. A part of the number of the note prepared by its member, the committee was discussed the procedure of the adoption of the constitutions and assembly, the constitution appointment of the various committee and draft of the resolutions of the objective of the constitution be moved during the first session of the constitutions. जितने मतलब इसमें मेन ये बताया गया है कि एज ए पार्ट ऑफ द प्रिपेयर्ड, जैसे जैसे नियम कानून हमारा बना जाएगा, हर अडॉप्ट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, हर चीज़ के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया. On the role played by this committee making of the constitutions, Graveline Austin, American constitutional expert, observed it was the Congress expert committee that set India on the road to her present constitutions, and the committee members working within the framework of the cabinet mission scheme made the general suggestions about the autonomous areas and the power of the provincial government at the center, about the issue of the princely states and amending power. They also drafted resolutions and closely resemble the objectives resolutions. और जो हमारे कांग्रेसी थे मेन रोल किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो भी हमारा रोल मेरे हिसाब से बोला जाए, मेन जो इसमें रोल के लिए बोला जाए वही हुआ. ठीक है. अब क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्रिटिसिज्म क्या था इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, चलिए हम लोग जानते हैं. ठीक है. कैमरा थोड़ा फाइनली. ठीक है. आज के लिए हमारा क्लास का इतना ही करते हैं, और आगे अगले बाकी जो हमारा होगा किस तरह इसको किया गया, बाकी इसको हम आगे में बात करेंगे. ठीक है जी. थैंक यू. अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ठीक है. धन्यवाद.